नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है, तो आपके टीएसटी पीएचडी पीआरटी के जो एग्ज़ाम है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम में थे इनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी एचएससी में जो ग्रुप नंबर 40, 41 इनका एग्ज़ाम दिया था, तो इनकी आंसर की आ चुकी है। आप अपनी आंसर की देख सकते हैं अगर आपने आंसर की नहीं देखी है। इसके अलावा अगर किसी ने पीएचडी एचपीएससी में पीएचडी वाला जो एग्ज़ाम देना है, तो उसकी भी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अपनी एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं। वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हैं। तो ये तो जो महत्वपूर्ण अपडेट थी, तो अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है? तो अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत, पुनः बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, कौन सा? अभ्यास का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं ये थे बीएफ स्किनर, और यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और वह स्वतंत्र रूप से इस पर सक्रिय अनुक्रिया करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे पुनः बलन मिलता है। इस प्रकार से वह स्वयं अनुक्रिया करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस सिद्धांत को पुनः बलन, सक्रिय अनुक्रिया एवं छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत RSR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो उद्दीपन अनुक्रिया जो ये SR का जो सिद्धांत है, इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक या फिर अंतर्नोद। तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन ए में आया है। कौन सा? क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इनका सिद्धांत का क्या नाम है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इससे जो मतलब है जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक इच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है, और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। तो ये है एसआर जो थ्योरी है, सिद्धांत। इसके बाद है, इनमें से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था? तो किसने? गेने जो है, ये भी विद्वान हुए हैं। तो इन्होंने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था प्रत्याधिगम को, संकेत, श्रृंखला या फिर शाब्दिक अधिगम को। तो किसको रखा था? और यहाँ पर हमारा जो सेंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में सबसे निम्न स्थान पर रखा था संकेत अधिगम को। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट एम गेने। कंप्लीट नाम इनका आ जाए तो रॉबर्ट एम गेने। इन्होंने अधिगम की एक विशेष प्रकार की पद अनुक्रम में व्यवस्था की है। इसमें समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान दिया गया है, जबकि संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न। गेने के संकेत अधिगम परिस्थिति पावलर के द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। इसके बाद आ जाता है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव। ये किसका उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तनशील कौशल का, समापन कौशल, पुनर्भरण कौशल या प्रस्तावना कौशल का। तो शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव ये उदाहरण है, तो किसका है? और यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, क्योंकि इसमें बालक शाब्दिक साहचर्य के माध्यम से सीखता है और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। इसके बाद आ जाता है संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। मध्यम, पुनर्भरण, प्रतिपुष्टि या अंतःक्रिया।
तो संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, वो कौन से वाला है? जो ऑप्शन बी में आया है यहाँ पर, कौन सा? पुनर्वलन। शिक्षण जो है ये साधन संप्रेषण प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें माध्यम प्रतिपुष्टि एवं अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण और कक्षा कक्ष में अच्छी तरह अंतःक्रिया करते हुए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धि में भली भांति सहायता करता है। इसके बाद आ जाता है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्ति का अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम या तवर्ण उपागम। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो व्यक्ति का अनुदेशन जो यहाँ पर आ जाता है। व्यक्ति का अनुदेशन से मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा की असफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय कर बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इनमें से सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एक सत्य नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन सी में है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो गर्भधारण से लेकर और मरने तक चलता रहता है। विकास शब्द का जो प्रयोग है ये परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता पूर्वक व्यवहार, कुशलता इनके लिए किया जाता है। तो विकास में एक व्यापक शब्द होता है और वृद्धि भी विकास का ही एक भाग माना गया है। इसके बाद है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट जो क्षमता उसको कहा जाता है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, रुचि, अभिक्षमता या फिर अभिप्रेरणा। तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाएगा अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो ब्रूनर का जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये भी आ जाता है कई बार। तो कौन सी अवस्था से मिलती जुलती है ये? और ये जो जीन पियाजे जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले पूर्व, फिर जहाँ पहले वैसे तो यहाँ पर इंद्र जो गामक अवस्था है वो सबसे पहले आती है जो इसमें दी नहीं गई है। तो पूर्व से क्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक, तो इस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर किस अवस्था से मिलती जुलती है? ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो इसका जो संबंध है ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था से है। ये जो अवस्था है इसमें बालक अपने प्रवेश की वस्तु को पहचानने और उसमें विभेद करने लग जाता है। भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास भी होने लग जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन से व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रॉयड के, कैटल, आइसेंक या अल्पर्ट के? अब संबंधित नहीं है, नहीं में पूछा गया है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन ए में आए हैं कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। व्यक्तित्व की विशेषताओं को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा गया है और इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं इसमें गार्डनर आ जाते हैं, अल्पर्ट आ जाते हैं, रेमंड कैटल और आइसेंक ये आ जाते हैं। तो ये व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से इनका संबंध नहीं था सिगमंड फ्रॉयड का। इसके बाद आ जाता है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवादन। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा इसे?
उद्भवन। इसके बाद आ जाता है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ विज्ञान है, ध्वनि ग्राम है, वाक्य विन्यास है, ये रूपग्राम है। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होती है? इसको कहा जाता है ध्वनि ग्राम। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पर्सन के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो कौन सा क्वेश्चन है जिसके द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताइए। तो कौन सा अनुमानित किया जा सकता है यहाँ पर? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला, कि इसे कितने भिन्न तरीकों से, मतलब अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता कुछ नया करने, आविष्कृत करने, समस्या का समाधान नए तरीके से करने और पुनः सृजित करने की योग्यता होती है, जो एक नए परिवर्तन को जन्म देती है। इसके बाद आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण। मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, अवसरणीय शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? और सूक्ष्म शिक्षण से जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है प्रभावशाली शिक्षण से है। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण की यहाँ पर बात हुई है, इस तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वर्ष 1963 में। तो इस प्रक्रिया में कक्षा का आकार, समय, कार्य और जो सामग्री है उसको इष्टतम प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए छोटा किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर मिलान करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पर इसके अलावा आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हल है, हल का कौन सा सिद्धांत था? तो इनका था प्रणोद अवकलन का सिद्धांत, तो ये वाला था इनका। विलियम मैकडूगल इनका कौन सा था? तो इनका था मोल प्रवृत्ति का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड इनका था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और जो मैस्लो है इनका था आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत दिए थे। अब इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला इस तरीके से मैच होगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। किसमें? सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, प्रवाह, व्यवहारता, मौलिकता, विस्तार। मतलब जो समूह सृजनात्मकता जो है इसके बारे में सही बताना है कौन से वाला है। सही ऑप्शन डी में आया है यहाँ पर, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया था? एक 4-5 साल का जो बालक है अपने पिता की अपेक्षा माता से ज़्यादा प्रेम करता है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को क्या नाम दिया था सिगमंड फ्रायड ने? पर अहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसको जो नाम दिया गया था जो ऑप्शन सी में आया है यहाँ पर, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये नाम इसको दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने 3 तो दिए थे मुख्य नियम और 5 दिए थे गौण नियम। तो यहाँ पर जो है गौण नियम की बात हुई है, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। सादृश्यता, आंशिक क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया या भूख प्रतिक्रिया का नियम। अब इसमें नहीं आता है जो ये ऑप्शन बी में है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है 3 नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 थे मुख्य वाले और 5 थे गौण। कौन कौन से? मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम,
अनुरूपता जिसे सादृश्यता भी कह देते हैं इसका नियम, और संबंधित प्रवर्तन का नियम। तो ये 5 गौण नियम थे। नेक्स्ट आ जाता है स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अंतरण का उदाहरण है। मतलब जैसे कोई साइकिल चलाता है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर मोटरसाइकिल जो है आसानी से चला लेता है, सीख जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अंतरण का उदाहरण है। क्षैतिज अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक या धनात्मक अंतरण का, किसका उदाहरण है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है ऊर्ध्व अंतरण का, क्योंकि इसमें जो कुछ पहले सीखते हैं उसी के द्वारा नया काम भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। तो ये बीमारियों से संबंधित है, डिस्पेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैकुलिया या डिस्ग्राफिया। संप्रेषण जो है इससे संबंधित अक्षमता जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डिस्पेसिया। तो भाषा और संप्रेषण संबंधी जो अक्षमता उसे डिस्पेसिया कहा जाएगा। इससे जो पीड़ित छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने एवं मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः जो मस्तिष्क है इसमें किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न होता है, और इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने की जो अक्षमता है इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। यह है पढ़ने लिखने वाली डिसलेक्सिया, और जो गणित वाली है यह डिस्कैकुलिया है, और जो लिखने वाली है यह डिस्ग्राफिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इनके बारे में है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट, सामूहिक, व्याख्यान या सहभागी विधि। तो कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। अब प्रजातांत्रिक नहीं है जो ये ऑप्शन सी में दी गई है, व्याख्यान विधि। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। किसके? शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। व्यवस्थापन, आग्रहण, ज्ञान या फिर अनुक्रिया। अब एक संबंधित नहीं है, कौन सा? जो ये यहाँ पर ऑप्शन बी में दे दिया गया है, ज्ञान। तो ज्ञान जो होता है ये शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में नहीं आता है। यह ज्ञानात्मक पक्ष जो है इससे संबंधित है। ब्लूम जो है ये ब्लूम वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित है, और यह समज्ञानात्मक भावात्मक डोमेन में वर्गीकृत है। और अगर हम समज्ञानात्मक जो डोमेन है उसकी बात करें तो समज्ञानात्मक जो डोमेन है इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये आएंगे समज्ञानात्मक में। भावात्मक डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें आग्रहण, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थापन, मूल्य प्रणालिका, चरित्रिका ये आ जाते हैं। साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया ये आ जाती है। तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं में पूछा गया था, ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में नहीं आता है, तो ये ज्ञान है। तो इसमें आग्रहण, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थापन, मूल्य प्रणालिका, चरित्रीकरण ये आ जाते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान जो है ये समज्ञानात्मक जो है हमने जैसे कि जिसके बारे में अभी पढ़ा तो ये इसमें आता है। इसके बाद है इनमें से शिक्षण का स्तर नहीं है। परावर्ती, स्मृति, अवबोध या अभिप्रेरण स्तर। तो शिक्षण का एक स्तर नहीं है जो ये ऑप्शन डी में आया है, अभिप्रेरणा स्तर। एक जो अच्छा अध्यापक होता है, कुशल शिक्षक, वो 3 स्तर पर छात्रों को पढ़ाता है, स्मृति स्तर पर, अवबोध स्तर पर और परावर्ती स्तर पर।
इसके बाद है अधिगम प्रक्रिया। उद्दीपन और किसके बीच की संगति है? पूर्व अनुभव, अनुक्रिया, पशु या व्यवहार। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच की संगति है? तो ये है अनुक्रिया की। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या समस्या समाधान। तो कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान जो विधि है, इसका प्रयोग किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार से छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से सक्रिय चिंतन करता हुआ समस्या का समाधान करता है। इसके बाद है, कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सोच, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति या भग्नाशा। तो समस्या समाधान में बाधक नहीं है। अब नहीं है कौन सा? सोच, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सोच या फिर अंतर्दृष्टि जो होती है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। और अधिगम का जो ये सोच सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक है जर्मन मनोवैज्ञानिक कोफर कोला और वर्तिमर। गेस्टल्टवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार सोच समस्या समाधान में सहायक होती है और इन्होंने इसे जो है किस पर किया था प्रयोग? ये सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था, इस पर किया था। इसके अलावा फिर ये नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता, भग्नाशा, ये सारी समस्या समाधान में बाधक है। इसके बाद आ जाता है एक संवेग है, उद्दीपक, आमोद, ध्यान या समृद्धि। तो कौन सा एक संवेग है? अब संवेग की अगर हम बात करें तो जो आमोद है, इसको माना गया है। जो मनुष्य है, इन्होंने अपने जो दैनिक जीवन है इसमें सुख दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा, तो ये सारे अनुभव किए हैं, ये सारे अनुभव करता है। तो वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है और यह अवस्था संवेग कहलाती है। और अगर यहाँ पर विलियम वुडवर्थ के अनुसार इनका कथन हम देखें तो इन्होंने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और विलियम मैकडूगल जो इन्होंने भी कहा था इनके इसी के ऊपर, संवेग के ऊपर, कि संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। और संवेग कितना है ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर FIACS के साथ मूल रूप से कौन सा संबंधित है? हार्वर्ड, फ्लेंडर, मॉरिसन या फिर लिफ्ट। तो FIS जो है से संबंधित है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। कौन थे? फ्लेंडर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ या फिर ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, प्रश्नों को पूरा उत्साहन देना। तो कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौन सा? ऑप्शन सी वाला, हाँ या फिर ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। इसके बाद आ जाता है कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी तकनीक, साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण मापनी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा। तो कौन सा है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, कौन सी? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम अपने यहाँ पर जो हिंदी ग्रामर जो है इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है समास से जारी रहने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन रहेगा अठकोना, इसमें समास है द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है अठकोना में? समास की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें द्विगु समास है। अठकोना मतलब जिसमें 8 कोने हों, 8 कोने वाला। अब नाम से भी आप देख सकते हैं द्विगु समास कैसे है, जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है, तो उसको कहा जाता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास का समस्त पद
वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु समास का। तो किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्रिया विशेषण का जो काम करता है ये अव्ययभाव समास है। वैसे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, शुरू में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है पुत्र शोक। इसमें भी समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास। पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए जो होता है वो इसमें ही आता है। संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति में। नेक्स्ट आ जाता है प्रेम सागर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु समास। प्रेम सागर, तो यहाँ पर जो समास की बात करें तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। नेक्स्ट आ जाता है मतदाता। कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। मतदाता, तो मतदाता, मत का दाता, जैसे अब जब वोटिंग होगी मतदाता, मत का दाता, तो कौन सा होगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है हर रोज। इसमें कौन सा है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। हर रोज में, तो हर रोज कौन सा है? अव्ययभाव समास। तो जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो तो वह कहलाएगा अव्ययभाव समास। हर रोज मतलब प्रत्येक रोज। इसके बाद आ जाता है नीति निपुण। इसमें भी समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु समास। नीति निपुण, नीति में निपुण, तो इसी को कह देते हैं। तो किसमें बनता है? अधिकरण में। अधिकरण तत्पुरुष समास, मतलब सप्तमी विभक्ति वाला। नेक्स्ट आ जाता है देश अर्पण। जब हम इसकी संधि करते हैं, देश अर्पण अगर आ जाए संधि में भी तो कैसे होगा? देश में अ और अर्पण में अ और अ दीर्घ हो जाता है दीर्घ समास में, दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर समास पूछा गया है इसमें, तो तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव या कर्मधारय, तो कौन सा है इसमें? और इसमें समास की बात करें तो तत्पुरुष समास, देश के लिए अर्पण। इसके बाद आ जाता है यथारुचि। इसमें कौन सा है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। यथा रुचि, जैसे यथाशक्ति आपने पढ़ा होगा, शक्ति के अनुसार, तो यथा रुचि, तो यहाँ पर भी वैसे ही है, रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर भी अव्ययभाव समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है भला मानस। अब इसमें कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या बहुब्रीहि, कौन सा समास है भला मानस में? तो भला मानस की बात करें तो यहाँ पर जो समास रहेगा कर्मधारय समास। तो जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहा जाएगा कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर मतलब बाद वाला विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंध रखता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। तो कौन तत्पुरुष की बात हुई है यहाँ पर? तत्पुरुष समास जो है इसमें उत्तर मतलब बाद का दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। अगर यही बात यहाँ पर द्वंद्व समास के बारे में पूछ ली जाती तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि इसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसके बाद आ जाता है जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो कौन सा समास होगा? जैसे कि अभी हमने बातें की थी, तो बहुब्रीहि समास उसमें होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अब नीला कंठ किनका है? जो भगवान शिव हैं। दशानन है, जैसे 10 मुख वाले रावण के लिए प्रयोग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है अनुरूप। अब इसमें समास है अनु, शुरू में भी देख सकते हैं आप अनु, तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव, कौन सा समास है इसमें? तो वैसे भी आप देख के एकदम से बता सकते हैं, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग हो तो कौन सा होगा? अव्ययभाव समास उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है द्वंद्व समास। अब इसमें कौन सा है? कौन सा पद प्रधान है द्वंद्व में? पूर्व उत्तर दोनों या कोई सब नहीं। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन में हमने बातें की थी, तो इसमें दोनों पद
प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। जैसे रामकृष्ण, राम और कृष्ण। इसके बाद आ जाता है आमरण। इसमें भी समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव या द्विगु। तो कौन सा है? आमरण, मरने तक। तो समास की बात करें तो यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें रहेगा। शुरू में देख सकते हैं अव्यय उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है सतसई। अब इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास सतसई में। तो सतसई यहाँ पर समास की बात करें तो इसमें जो है द्विगु समास रहेगा। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाएगा और इसमें समूह अथवा समार का बोध होगा। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब समाहार। इसके बाद आ जाता है प्रत्यय। किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व का। प्रत्यंग, प्रति अंग, इसका जब हम संधि करेंगे प्रति प्लस में अंग, यण संधि जा इसमें हो जाती है और ई को या होकर, ये तो है यण संधि की बात। अब समास पूछा गया है, यहाँ पर समास की बात करें तो इसमें बनेगा अव्ययभाव, क्योंकि प्रति उपसर्ग है। मृग नयन में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। मृग नयन, यहाँ पर भी समास की बात करें तो इसमें रहेगा कर्मधारय समास। तो जैसे कि अभी बात ही की थी, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। पूर्व पद विशेषण, बाद वाला विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। नेक्स्ट आ जाता है कला प्रवीण। अब इसमें भी समास कौन सा है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। कला प्रवीण कौन सा समास है? इसमें समास की बात करें तो इसमें रहेगा तत्पुरुष समास। कला में प्रवीण, सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है राज दरबार। कौन सा समास है? इसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। राज दरबार, राजा का दरबार, तो कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुष होता है राजा का पुरुष, राजा का आदमी। नेक्स्ट आ जाता है यथासंभव। अब इसमें कौन सा है? यथासंभव, तो यहाँ पर भी शुरू में देख सकते हैं अव्यय उपसर्ग है, तो इसका मतलब अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है कौन? निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, इनका मिलान करना है। सूची एक में शब्द है, दूसरे में समास। तो जैसे विदेश गमन है, तो कौन सा समास है इसमें? विदेश गमन, विदेश के लिए गमन, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गिरि किसको कह देते हैं? पहाड़ को कह देते हैं पर्यायवाची में। तो पहाड़ को किन्होंने दान किया था? भगवान श्री कृष्ण ने दान किया था। तो यहाँ पर हमें नहीं जो शब्द है उसके बारे में पता लगा, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। देश विदेश, देश और विदेश, जहाँ पर बीच में ये वाला चिन्ह हो योजक वाला, तो वहाँ पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास। यथाशीघ्र, जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला बनेगा इसका, ये वाला। इसके बाद है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म या सपरिवार। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है प्रिय सखा। प्रिय है जो सखा, क्योंकि ये जो कामचोर है इसमें तत्पुरुष है, आजन्म इसमें अव्ययभाव हो जाएगा, और सपरिवार सह है इसमें शुरू में, ये भी वही है अव्ययभाव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देशभक्ति। इसमें कौन सा है? अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पंचवटी। इसमें कौन सा समास है? शुरू में देख सकते हैं, शुरू में यहाँ पर संख्या दी गई है, तो मतलब कौन सा होगा? द्विगु समास। बैलगाड़ी, इसमें कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययभाव। बैलगाड़ी, तो बैल से चलने वाली गाड़ी, तो कौन सा होगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो इसमें समास बताना है। गगनचुंबी में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययभाव, कौन सा है? तो यहाँ पर जो है गगन को चूमने वाली,
गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है जो, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का एक समास नहीं है? अधिकरण वाला, पुरुषोत्तम, कुलश्रेष्ठ, देशाटन या धर्म भ्रष्ट। अब नहीं में पूछा गया है तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, यही नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।